नमस्कार। हम निरंतर माध्यमिक स्तर पर भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को बिना विद्यालयी स्तर की संरचना को समझे पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए आज के इस सत्र में मैं आपसे माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विद्यालयी संरचना भारत में कैसी है इस पर चर्चा करूंगा। इस संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि देश में माध्यमिक शिक्षा का कितना विशद नेटवर्क है और हमें इसके विभिन्न आयामों की जानकारी क्यों होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि देश की शैक्षिक संरचना में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है। क्यों? क्योंकि ये उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है। कई बार हम माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांट लेते हैं, माध्यमिक चरण और उच्चतर माध्यमिक चरण। जब हम ऐसा कहते हैं तो कक्षा 9 और 10 को हम माध्यमिक शिक्षा में मानते हैं, कक्षा 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में मानते हैं। कई बार इसको वरिष्ठ माध्यमिक भी कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा के दो महत्वपूर्ण चरण हैं। जो माध्यमिक शिक्षा के अंतिम 2 वर्ष हैं उनको कई बार हम उच्च माध्यमिक शिक्षा कह लेते हैं, कई बार हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कह देते हैं, कई बार हम वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा कह देते हैं, कई बार +2 के नाम से जानते हैं। जहाँ तक आयु वर्ग का विषय है, माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः 14 से 16 वर्ष की आयु के होते हैं और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः 16 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं। यह एक सामान्य औसत आयु है। कई बार विद्यार्थियों की आयु इससे अधिक या कुछ कम भी हो सकती है। जहाँ तक संस्थागत संरचना की बात है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर देश में केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय या जिला स्तर पर अलग अलग संरचनाएं विद्यमान हैं। यदि हम केंद्रीय स्तर पर संस्थागत संरचना की बात करें तो शैक्षिक माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। पूर्व में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। केंद्रीय मंत्रालय का नेतृत्व शिक्षा मंत्री नाम के कैबिनेट मंत्री करते हैं, जिनके साथ कुछ राज्य मंत्री होते हैं। कई बार वे 2 होते हैं, कई बार वे 3 होते हैं और वे अलग अलग आयामों को देखते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के शैक्षणिक और नीतिगत मामलों पर सलाह देने के लिए अतिरिक्त सचिव और शिक्षा सलाहकार के साथ साथ विभाग का एक सचिव होता है जो आधिकारिक स्तर पर सलाह ग्रहण करता है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग होते हैं, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें से विद्यालयी शिक्षा विभाग का काम माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा देखना है। इस विद्यालयी शिक्षा विभाग में कई नौकरशाह शामिल होते हैं, जिसमें से प्रत्येक अपने विभाग के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करता है, उनकी अध्यक्षता में काम करता है। मुख्य सचिव को बहुत सारे निदेशक और उपसचिव सहायता प्रदान करते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक शीर्षस्थ नियामक संस्था है जो देश को शिक्षा में कैसा स्वरूप होना चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, भविष्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर अपनी सलाह देता है। साथ ही केंद्र सरकार ने और भी बहुत सारे ऐसे आयाम, ऐसी संस्थाएं, ऐसे संगठन बनाए हैं जो माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो देश में हजारों विद्यालयों में परीक्षाओं को संपादित करता है, 10वीं और 12वीं की। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT जो देश में पाठ्यक्रम कैसा होगा, पाठ्यचर्या कैसी होगी, पाठ्यपुस्तकें, मूल्यांकन, तकनीकी का प्रयोग, इन सब को प्रोत्साहित करता है। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों या विद्यालय ना आ रहे बच्चों के लिए या किसी और कार्य में लिप्त बच्चे जो अपने कार्य को छोड़े बिना अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संगठन है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे वो डिफेंस के हों या अन्य केंद्र के विभागों के कर्मचारी हों, उनके बच्चों के सतत शैक्षणिक उन्नयन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई, जो केंद्रीय विद्यालय के नाम से पूरे देश में विद्यालयों का संचालन करता है। नवोदय विद्यालय समिति प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को माध्यमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्रदान हो,
इसके लिए काम करती है। इन सब के विषय में विस्तार में हम एक अलग सत्र में चर्चा करेंगे। यदि हम राज्य में देखें तो राज्य में भी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो राज्य द्वारा अस्तित्व में लाए जाते हैं, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए शिक्षा के बारे में प्रबंध करना, शैक्षणिक संस्थानों का नियमन, स्थापना, उनका संचालन, ये केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। राज्य सरकारी कार्यालयों के माध्यम से इस शिक्षा को वित्त पोषित करती है और कई बार सरकार सीधे नियुक्त लोगों के माध्यम से इसका प्रशासन करती है। राज्य नियंत्रित शिक्षा का अर्थ है शैक्षिक संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण। भारत के प्रत्येक राज्य में शिक्षा के लिए अलग अलग मंत्रालय होता है। कई बार कुछ राज्य में एक शिक्षा मंत्रालय होता है, उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके साथ राज्य मंत्री होते हैं। वहीं बड़े राज्यों में कई बार आपको अलग अलग शिक्षा के क्षेत्रों के लिए अलग अलग मंत्रालय देखने को मिल सकते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा का मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा का मंत्रालय, उच्च शिक्षा का मंत्रालय, तकनीक शिक्षा का मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा का मंत्रालय। तो कई बार आपको शिक्षा के विविध आयामों के लिए भी अलग अलग मंत्रालय देखने को मिल सकते हैं। यदि एक ही मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री सभी स्तरों पर शिक्षा की देखभाल करता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा समाहित है। और यदि अलग मंत्रालय है तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री का ये काम हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता उस राज्य में सुधरे, उसके लिए वो काम करें। राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय या माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सचिवालय होता है, जहाँ सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। उनके बाद उनके निदेशालय होते हैं जो रोज़मर्रा के काम, नियुक्तियाँ, देखभाल, मॉनिटरिंग, ये सारे काम करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है जो मुख्यतः किसी भी राज्य में माध्यमिक स्तर पर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन करते हैं। SCERT होती है जो NCERT की तर्ज पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय ज्ञान को महत्व, कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, स्थानीयकरण, पाठ्यपुस्तकों का स्थानीयकरण, इस पर काम करती है। और उन पाठ्यपुस्तकों को छापने के लिए कुछ राज्यों में राज्य पुस्तक बोर्ड भी होते हैं। सबसे नीचे का चरण जिला या क्षेत्रीय स्तर होता है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालयों की कल्पना है, जहां 2 या 3 जिले मिलाकर के एक क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी होता है। कुछ राज्यों में सीधे राज्य के तहत जिला शिक्षा अधिकारी की परिकल्पना है। कुछ राज्यों में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक 2 अलग पद होते हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी 8वीं तक की शिक्षा देखता है और जिला विद्यालय निरीक्षक 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा देखता है। आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य में शिक्षा की क्या संस्थागत संरचना है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होता है, जिसे हम सामान्यतः डाइट कहते हैं, जिसका कार्य सेवापूर्व और सेवारत शिक्षकों के लिए सतत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना होता है। इसके बाद प्रखंड शिक्षा अधिकारी होते हैं जो प्रखंड स्तर पर विद्यालयों की सहायता करते हैं। और उसके बाद संकुल शिक्षा अधिकारी होते हैं जो संकुल स्तर पर विद्यालयों को शिक्षण, मॉनिटरिंग, संसाधन आदि की सहायता प्रदान करते हैं। यदि आप भारत में देखेंगे तो आपको कई प्रकार के माध्यमिक विद्यालय मिलेंगे। कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जो सार्वजनिक रूप से प्रबंधित और वित्त पोषित होते हैं, जिनको वित्त भी सरकार देती है, जिनका प्रबंधन भी सरकार या सरकारी विभाग करते हैं। ऐसे विद्यालयों को हम सरकारी विद्यालय कहते हैं। कुछ विद्यालय, खासतौर पर हमको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसे अधिक विद्यालय देखने को मिलते हैं। माध्यमिक स्तर पर ऐसे विद्यालयों की संख्या कम है। माध्यमिक स्तर पर बहुत सारे विद्यालय आपको ऐसे मिलेंगे जो सार्वजनिक तौर पर प्रबंधित होंगे, लेकिन उनमें वित्तीय व्यवस्था सार्वजनिक और निजी रूप दोनों से की जाती है। बहुत सारे सरकारी माध्यमिक विद्यालय इस योजना या इस व्यवस्था में देश के विभिन्न राज्यों में संचालित होते हैं। कुछ ऐसे विद्यालय भी हो सकते हैं जो निजी तौर पर प्रबंधित हों, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर वित्त पोषित हों, अर्थात उनको वित्तीय सहायता सरकार से मिलती हो, लेकिन उनका प्रबंधन, उनका संचालन कोई निजी संस्था करती हो। जैसे DAV स्कूल्स हैं, DAV के कॉलेजेज हैं, उनको धर्मार्थ ट्रस्ट संचालित करते हैं, लेकिन उनके शिक्षकों को नियुक्तियाँ और उनको वित्तीय सहायता सरकार से मिलती है। और चौथे प्रकार के विद्यालय निजी रूप से प्रबंधित और वित्त पोषित विद्यालय हो सकते हैं। वे मान्यता प्राप्त विद्यालय और कॉलेज होते हैं, लेकिन उनका प्रबंधन और उनका वित्त पोषण दोनों स्थानीय स्तर पर चलने वाले विधियों से किया जाता है और वह विद्यालय स्वयं अपनी वित्तीय व्यवस्था करता है। समय समय पर भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस पर चर्चा होती रही है। और यदि हम माध्यमिक शिक्षा की संरचना की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाई गई नई संरचना की चर्चा किए बिना ये चर्चा अधूरी सी लगती है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने
एक नवीन शिक्षण शास्त्रीय और पाठ्यचर्यात्मक स्तर को सुझाया, जिसमें 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा, 3 वर्ष की तैयारी, 3 वर्ष का मिडिल और उसके बाद 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की बात की गई। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण लेंगे। इस चौथे चरण में ऐसा रखा गया। कुल 4 वर्षों की शिक्षा है। विशेषता यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने माध्यमिक शिक्षा की बात करते हुए कहा कि अब शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक विषय ये सब मूल पाठ्यक्रम का अंग होंगे। ये पाठ्येतर विषय नहीं रहेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ऐसा कोई विभाजन विषयों के मध्य नहीं होगा। अगली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुझाती है वो कहती है कि कला, मानविकी और विज्ञान जैसी विद्या शाखाएं जो कक्षा 9 से कई बार हमारे राज्यों में प्रारंभ हो जाती हैं, ये आर्ट्स का विद्यार्थी है, ये साइंस का विद्यार्थी है, ये ह्यूमैनिटीज़ का विद्यार्थी है, ये कॉमर्स का विद्यार्थी है, इस प्रकार की विद्या शाखाएं नहीं होंगी। कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को चुनने के लिए स्वतंत्र होगा या किसी भी प्रकार के विषयों का सम्मिश्रण वह विषय चुनते समय कर सकेगा। एक और शाखा कुछ राज्यों में आज भी संचालित है, वह है अकादमिक और व्यावसायिक धारा, कि वो या तो नवीं एकेडमिक 9th एकेडमिक में एडमिशन लेता है या 9th वोकेशनल में एडमिशन लेता है। वो सेकेंडरी एकेडमिक पढ़ता है या सेकेंडरी वोकेशनल पढ़ता है। तो जो अकादमिक और व्यावसायिक धाराएं हैं, ऐसे वितरण को, ऐसी श्रेणियों के विभाजन को समाप्त करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि माध्यमिक स्तर से ही बच्चों को अनिवार्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान किया जाए, उनके कौशल विकास पर जोर दिया जाए, स्थानीय स्तर पर उनके इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाए, जिससे वे प्रायोगिक माध्यमों से ये सीख सकें, उनकी समझ बढ़े और भविष्य में वे अपने लिए रोजगार के अवसर पा सकें। यह माध्यमिक स्तर 4 वर्षीय बहुविषयक अध्ययन होगा, जिसमें एक विद्यार्थी अपनी रुचि के किसी भी विषय को पढ़ सकता है, जो अधिक गहराई से, अधिक आलोचनात्मक सोच के साथ, जीवन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों को विषय चुनने के अधिक लचीलेपन को देने वाला होगा। विद्यार्थियों के पास ये अवसर रहेगा कि कक्षा 10 के बाद वे व्यवसायी के किसी विशेषज्ञता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 11 या 12 में अन्य किसी कोर्स का चुनाव कर सकें जो वे सीखना या करना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भी बड़े बदलावों की सिफारिश की है, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलावों को सुझाया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम करने की बात कही गई है। 2 बार परीक्षाएं आयोजित करने की बात है, अर्थात या 2 हिस्सों में हम कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी, उनका मुख्य जोर ज्ञान का परीक्षण होगा, न कि बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अक्सर छात्रों पर दबाव रहता है, वे ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कई बार कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है, ऐसी अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनाने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखने की आवश्यकता है। स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, सृजनात्मकता और नवीनता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावनाओं का समावेश माध्यमिक शिक्षा में होना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा है। इसीलिए मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की ओर रचनात्मक संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, इन सब को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। हमारी नीति यह भी अपेक्षा करती है कि हम तार्किक चिंतन बच्चों में विकसित करें, उनको व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल विकास के अवसर दें। माध्यमिक स्तर पर बच्चों में डिजिटल साक्षरता विकसित हो, कोडिंग और कंप्यूटेशनल का उनको ज्ञान हो, उनमें नैतिकता और नैतिक तर्क विकसित हों, उनमें मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास हो, केवल विकास ही ना हो, वे उनका अभ्यास करें, उनमें लैंगिक संवेदनशीलता विकसित हो, वे अपने मौलिक कर्तव्य जानें, उनमें नागरिकता के कौशल विकसित हों और उन्हें भारत का ज्ञान हो। ये सारी बातें अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी माध्यमिक शिक्षा में समाहित करने की बात करती है। इसलिए वह आधुनिक खेलों के साथ साथ योग और भारतीय परंपरागत खेलों को भी पाठ्येतर गतिविधि ना मानकर पूर्णतः पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करती है, जिससे कि समस्त छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के संचालन, नियंत्रण और प्रोत्साहन के लिए एक बड़ी व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार की संस्थाएं, राज्य सरकार की संस्थाएं और स्थानीय विद्यालय
स्ववित्त पोषित विद्यालय सब मिलकर इस देश में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, इस दिशा में काम कर रही हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो सुझाव दिए हैं उनके अनुसार मुझे लगता है कि हमारी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन आने जा रहा है, जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। आप सभी ने इस बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत